हेलो बेटा। बेटा जैसे हमने प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया था ना, उसमें वी डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट कि पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा फंक्शन है या ऐसा पैरामीटर है जो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस या फील्ड में ही आता है। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंटली हमने ये पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज माइनस डब्ल्यू सी होता है। पोटेंशियल एनर्जी एक रेफरेंस पे डिपेंड करता है और इट कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी आएगा। रेफरेंस के बगैर काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम डिफरेंस ले रहे हो तब तुम्हें रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो दोनों के लिए रेफरेंस क्या रहेगा? सेम, है ना? याद है ना? ये बताया था वैसे। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, जब दोनों का डिफरेंस लिया तो ये आ गया डिफरेंस। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये रेफरेंस था तुम्हारे पास। अब मैं ना तुम लोगों को थोड़े से फंडामेंटल शेयर करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर करने के लिए। जैसे हमारे पास एक वर्कड आउट एग्जांपल नंबर 14 है, पेज नंबर 120 पे। कहता है एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तुम्हारे पास और एक दूसरा रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख दिया, इसका बी है और इसका क्या है? ए। इसका मास क्या है? m1। इसका मास क्या है? m2। तो हमें बोला गया व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? नो डाउट बेटे, जब कुछ नहीं दिया जाता ऑब्वियस ही बात है तुम उसका पोटेंशियल एनर्जी अर्थ से ही लिखना चाहोगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, नो डाउट, इफ नथिंग इज मेंशन्ड तो इट इज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब देख, ये ब्लॉक 1 आ गया, ये ब्लॉक 2 आ गया, तो अर्थ का रेफरेंस तूने लिया तो अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी तो तेने जीरो कर दिया। मतलब डेल्टा यू का वैल्यू जो तू लिख रहा है उसमें से यू एफ माइनस यू आई ले रहा है ना, तो यू आई तूने क्या कर दिया? अर्थ। और उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इट मीन यू विल राइट यू ओनली। तो तुम्हारे पास ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है। तो बेटे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक 2 विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बहुत सिंपल है, मैंने तुम्हें बताया था। जैसे इसका हाइट ए दे रखा है, तो ये कहाँ पे होगा? इसका सेंटर ऑफ मास याद है ना, क्लास में कराया था। कहाँ पे होगा? a/2 पे होगा। तो मास इसका m1 है और जी इसका ग्रेविटी है और हाइट कितना है? a/2 प्लस, अब इसका मास क्या है? m2। अब इसका ये डिस्टेंस कितना है? b। और ये कितना आ गया तेरे पास? v/2। अब इसकी लेंथ कितनी आ गई है वाली टोटल? ये a है और ये कितना है? b/2। ये आ गया m2g a प्लस b/2। ठीक है, बस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ गया तेरे पास। वैल्यूज को पुट कर दे, आंसर। ठीक है। और अब एक और एग्जांपल जैसे हमारे पास इसी पेज पे है, वर्कड आउट एग्जांपल नंबर 15। व्हाट इज दैट? कहता है एक रॉड है और एक रॉड का मास m है, लेंथ l है। तुम्हें इसका पोटेंशियल एनर्जी बताना है कि क्या है। नो डाउट जब तुम्हें कुछ भी बोला जाता है तुम जनरली अर्थ को ही रेफरेंस लेके चलते हो, क्योंकि जब तुम अर्थ को रेफरेंस लोगे तो अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। वैसे मैंने तुम्हें शॉर्टकट में ये चीज पहले से बता रखी है। मास m है, लेंथ l है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा? सेंटर पे। मास इसका m और कितना हाइट पे आ गया? ये l/2 पे। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया? m × g × l/2। ये तो एक सिंपल डायरेक्ट मेथड था, पर मैं तुम्हें यही मेथड कुछ कैलकुलस मेथड के साथ कराऊंगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो हमारा है कैलकुलस मेथड के साथ ही समझ लगेगा। तो इस वजह से पहले फंडामेंटल इसमें सीखते हैं, फिर अगले वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जल्दी, कैलकुलस मेथड कैसे करते हैं मेरे साथ साथ ये कॉपी पे लिखते जाना, फिर क्लियर होगा।
ये तेरे पास एक रॉड आ गया जिसका मास m और लेंथ l है, और ये अर्थ आ गया। अब तुमने क्या किया कि यहां पे एक एलिमेंट लिया जिसका मास dm है, और मान ले इसकी हाइट y है, और इसकी जो ये विड्थ है बेटे या लेंथ है dy है। ठीक है, ये आ गया। तो मतलब तू इसको ऐसे ट्रीट कर रहा है कि सर एक ब्लॉक है जिसका मास dm है, और जो तेरे से ग्राउंड से हाइट y पे है, तो ऑब्वियसली जब मास dm होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी तो du होगा ना। याद है ना, डी वर्ड कब यूज करते हैं? जब तुम्हारे पास वेरी स्मॉल वैल्यू के बारे में बात करनी होती है। ये डी यू आ गया, डीएम आ गया, ग्रेविटी एम जी आ गया, और वाई आ गया साथ में, डी यू का वैल्यू। अच्छा, एज lambda is what? Total mass by total length is equal to small mass by small length। याद है क्या टर्म था इसका? नाम क्या नाम था इसका? इसका नाम था लीनियर मास डेंसिटी। इसका नाम था लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है बच्चे, तो इस वजह से du का वैल्यू तुम कैसे लिख सकते हो? इसको लिख ले चाहे m/l इंटू डी वाई। डीएम का वैल्यू लिख दिया ना यार, डीएम का वैल्यू देख यहां से इन दोनों के साथ, इंटू जी इंटू वाई। बाद में क्या किया? डी यू इज इक्वल टू एम जी बाई एल कॉन्स्टेंट है, और ये आ गया वाई डी वाई। अब तू क्या करेगा? ऑब्वियस ही बात है, to calculate the total potential energy, integrate above equation, we get कहां से लेके कहां तक? ये तेरे पास एक रॉड है, और ये 0 है, और ये एल है, और डी यू का पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया? यू, और ये आ गया एम जी बाई एल, और ये कितना आ गया? वाई स्क्वायर बाय 2, 0 से एल। फिर से वही चीज इंटीग्रेशन की, पता ही है तुम्हें, याद होगा। एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक्स की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। ठीक है, कराया था ना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। यहाँ पे एक्स की जगह कौन है? वाई। फिर यहाँ पे तो क्या करता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे करके बोलते हैं ना। ठीक है, अब देख कितना आ गया बेटा? एम जी बाई एल, टू बाहर आ गया, फिर आ गया एल स्केयर माइनस 0 स्केयर, तो यू आ गया बेटे एम जी एल बाई 2। ठीक है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका आंसर जितना ज्यादा जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी, जैसे तुम्हें मैं बोलता हूं कि शॉर्टकट, बहुत से बच्चे वर्ड यूज करते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट इज बेटा तभी बनता है जब तुमने किसी चीज को इतना अच्छे से रिवाइज किया है, इतना अच्छे से रिवाइज किया है कि तुम्हें उसको सोचने में टाइम नहीं लग रहा। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें ये फंडामेंटली ये चीज बताई थी इस केस में, कि तुम्हारे पास एक रॉड है जिसका मास एम है, लेंथ एल है, और उसका तुम कैसे रिप्लेस कर सकते हो? उसके सेंटर ऑफ मास के साथ, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट आने वाला टॉपिक है। और उसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हो तो उस सारी की सारी बॉडी को तुमने एक पॉइंट से रिप्लेस कर दिया, और उसका हाइट कितना आ गया? एल बाय टू, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया? एम जी इंटू वॉट? एल बाय टू। दैट्स इट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस, इट इज क्लियर नाउ। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इंपॉर्टेंट, आंसर इतना जरूरी नहीं है पर इसकी अप्रोच जरूरी थी। मैं थोड़ा सा तुम्हें ब्रीफ कर दूं कि कैलकुलस में क्या अप्रोच करते हैं बच्चे। कैलकुलस की अप्रोच में सबसे पहले लेते हैं एलिमेंट। ठीक है, अब उस एलिमेंट का, क्योंकि तुम इसमें पोटेंशियल एनर्जी से डील करने वाले हो, तो तुम एलिमेंट की क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी। फिर तुम एक ऐसा रिलेशन ढूंढोगे जो वेरिएबल्स को कनेक्ट करे।
क्या बोला, वेरिएबल को कनेक्ट करे। अभी तेरे को बहुत डिफिकल्ट लगेगा ये चीज शायद, ठीक है, पर ये तेरे को पता है, हम लोग डिस्कस अपन करते हैं तो यही बोलते हैं, पहले ये चीजों को ध्यान में रखो, बाद में रेपिटेशन करते हैं तो उसमें चीजें याद रह जाती है, ठीक है। अभी बोलेंगे कैलकुलस मेथड के साथ निकालना होता है तो एलिमेंट लेना है, एलिमेंट लेना है तो मतलब कोई रिलेशन ढूंढना है। अब तुम सोचोगे सर कौन सा रिलेशन, हमें कैसे पता लगेगा, तो बेटे जनरली ये रिलेशन रहता है यार, ये वाला दिख रहा है, लेमडा इज लीनियर मास डेंसिटी, एम बाई एल डी एम बाई डी वाई। अब डी वाई का वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, बस रिलेशन आ गया इनका आपस में। पर जैसे जैसे लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ता जाएगा बेटा, वैसे वैसे लाइक यू नो कुछ पैरामीटर्स का भी जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहेगा। पर अभी फंडामेंटल कर रहे हैं तो फंडामेंटल तो तुम्हें समझ लगी क्या है। अभी तुम्हें इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, जैसे तुम्हारे पास ना वर्कड आउट एग्जाम्पल नंबर 16 है। वर्कड आउट एग्जाम्पल नंबर कौन सी है बेटे, 16। अभी वर्कड आउट एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कहता है कि मान लो हमारे पास ना एक चेन है, और ये एक हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर है, और यहाँ पे ना बेटे हमने एक ऊपर इसके चेन रख दिया, ये वाला, जो कि ग्राउंड को तो टच नहीं कर रहा, ये हमें दिया गया है। और इस चेन की लेंथ हेमिस्फीयर के ऊपर जो है वो एल दे रखी है, और ये एंगल तेरे पास आ गया थीटा, ठीक है। वाई लिखते हैं इसका नाम, टोटल बाद में वेरिएबल मेरे को लेना है थीटा। अब बोला गया इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या है। अब इसको सॉल्व करने का मेथड, अच्छा सर इसको तो कैलकुलस मेथड से करना है, अभी बताया था ना। कैलकुलस मेथड कैसे करते हैं, कैलकुलस मेथड में एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट ले लेते हैं सर, ये रहा एलिमेंट, इस एलिमेंट का मास कितना लिख दिया तुमने, डीएम, और इसका रेडियस तुमने लिख रखा है। और ये एंगल आ गया थीटा एलिमेंट के हिसाब से, और इसका रेडियस तो बेटा ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है ना हेमिस्फीयर, इसका रेडियस तो आर ही रहेगा, और ये आ गया तेरे पास। अच्छा सर ये एलिमेंट आ गया, अभी आप बोल रहे हो कि ये चेन है, चेन के बारे में, चेन ले लो रॉड ले लो, एक ही चीज होती है, लैम्डा ही आएगा, मास एम टोटल लेंथ एल, मास डीएम टोटल लेंथ एस डीएल। अब मैं तेरे को थोड़ा सा इसमें वेरिएशन जो है वो बताने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त, बहुत इजी। देख क्या तुमने ये जो एलिमेंट लिया है बेटा, ये वाला एलिमेंट है, समझ रहा है ना, ऐसे करिए थोड़ा टिल्टेड ही होगा ना। और ये एलिमेंट बेसिकली तेरे पास यहां से थीटा एंगल पे है, बहुत स्मॉल एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब समझते हो ना, जैसे ये स्मॉल पार्ट ऐसे, उसको थोड़ा सा मैंने मैग्नीफाई करके बना दिया, और ये आ गया तेरे पास ये एंगल डी थीटा, ये डी थीटा एंगल आ गया, ठीक है। अब मेरा पॉइंट बिल्कुल ध्यान से सुनो, अब ये लेंथ का नाम तूने लिख दिया एल, तो तू ये देख रहा है बेटा, तेरे को पता है ना, कोई भी सर्कल की जो लेंथ होती है, ये अगर थीटा होता है, रेडियस आर होता है, तो एल बाय आर का नाम तू क्या रखता है, थीटा रखता है ना। वैसे तेरे पास यहाँ पे बेटे डीएल का वैल्यू कितना आ गया, ये रेडियस तो आ रही है ना, ये देख, ये रेडियस तो आ रही है, ये रेडियस तो आ रही है, ये देख, ये भी रेडियस आ रहा है, ये भी रेडियस आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये डीएल आ गया बेटा, ये आर, ये डी थीटा, ये देख ये वाला। ये डीएल का वैल्यू आ गया तेरे पास।
डीएल का वैल्यू हो गया तेरे पास, कितना आ गया डीएल का वैल्यू, आर डी थीटा आ गया तेरे पास वैल्यू डीएल का। ओके, अच्छा अब हम सॉल्व करते हैं। सर इसको रेफरेंस ले लें क्या? हाँ बेटा, इसको रेफरेंस ले लें, क्योंकि कुछ नहीं दिया गया तो अर्थ ही होगा ये, है ना। अच्छा सर, रेफरेंस से इसका ये दूरी यहां से यहां तक कितना है, ये वर्टिकल डिस्टेंस ही देखा है ना बेटा, ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस ही देखेगा ना कितना है। तो ये देख, ये थीटा है, ये आर है, ये 90 है, ये कितना आ गया तेरे पास, आर कॉस थीटा, और ये मास डीएम आ गया, क्योंकि ग्रेविटी तेरे पास हमेशा नीचे को लग रही है। तो बेटे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, डी यू, मास डीएम, ग्रेविटी जी, और हाइट कितना, आर कॉस थीटा। सर डी यू का वैल्यू क्या लिखें, बेटा डीएम लिख दें। सर डीएम का वैल्यू क्या लिखें, एम बाई एल लिख दें इंटू डी एल। सर डीएल का वैल्यू क्या लिखें, बेटा डीएल का वैल्यू आर डी थीटा लिख दें। वाह कंफ्यूजिंग है ना, चलो दोबारा लिखता हूँ, एम बाई एल as dm by dl, so dm is what, m by l into dl. What is the value of dl, r d theta, यहाँ पे पुट कर दिया तूने, m by r into r d theta, बस वैल्यू पुट कर दे, कितना आ गया, m by l into r d theta into g into r cos theta. So this implies what is the value of du, it is mg r square by l into cos theta d theta, cos theta d theta। सर अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। सर टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने सीखा है इंटीग्रेट करते हैं, फिर इंटीग्रेट कर दोगे, डी यू का इंटीग्रेट कर दोगे, ये कितना आ जाएगा, एम जी आर स्क्वायर बाई एल, इंटीग्रल आ जाएगा कितना, कॉस थीटा डी थीटा। अब अच्छा सर, अब ये थोड़ी दिक्कत आ रही है कि इसकी लिमिट्स कैसे लें थीटा की। मैं बोलूंगा बेटे, ये तेरे पास चेन थी यहां तक, और अगर ये इस एंड की बात करेगा तो इसके लिए थीटा कितना आएगा, 0। जैसे जैसे तू आगे जाएगा तो फाइनली एंगल कितना आ जाएगा, 5। इस वजह से इसकी लिमिट्स जो आएंगी तेरे पास कितनी आएंगी, फ्रॉम 0 to 5, फ्रॉम 0 to 5। तो डी यू का इंटीग्रेशन तो यू आ गया, तेरे को पता ही है, और ये कितना आ गया, एम जी आर स्क्वायर बाई एल, और बेटे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा तेरे को याद होगा, ये होता है साइन थीटा। ये आ गया साइन थीटा, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके 5 तक। अब यहां से u का वैल्यू आ गया, यहां से तेरे पास किसका वैल्यू आ गया, u का। अब u का वैल्यू कितना आ गया, एम जी आर स्क्वायर बाई एल, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तुम्हें पता ही है साइन 0 तो 0 ही होता है, इस वजह से मैं इसको नहीं लिख रहा, है ना, ये आ गया। अच्छा डायग्राम में देख, साइन 5, साइन 5, अब 5 किसके बराबर आया, देख 5, ये टोटल लेंथ है, रेडियस इसका r, तो 5 आ गया एल बाई आर के, तो फाइनल आंसर आ गया u इज इक्वल टू एम जी आर स्क्वायर बाई एल इंटू साइन ऑफ L by R. This is the potential energy. This is the potential energy. So this is the your worked out example number 16. ठीक है, मतलब कैलकुलस मेथड का अप्रोच ध्यान में रखना, प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा क्वेश्चंस की तो अच्छे से क्लियर होंगे। आई मीन आगे करने वाले जो अगला चैप्टर है ना हमारा सेंटर ऑफ मास वाला, उसमें काफी करने वाले इसमें सिर्फ ये फंडामेंटल करना है अभी। मैं चलो एक अच्छी अच्छी एग्जांपल्स कर ली, तो एक वर्कड आउट एग्जांपल नंबर 17 देखते हैं कि वर्कड आउट एग्जांपल नंबर 17 कैसे करना है। देखो कहते हैं एक फोर्स कांस्टेंट के दे रखा है, उसको हमने स्मॉल डिस्टेंस x तक स्ट्रेच किया, तो अगर फर्दर उसको y तक लेके जाएं तो बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ये तुम्हारे पास एक स्प्रिंग था,
नेचुरल लेंथ में। फिर तुमने इसको थोड़ा स्ट्रेच किया, कितना डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस। तो जब तूने इसको एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच किया, अब यू आई तेरे पास आ गया कितना, हाफ के एक्स के। अब बोला गया जहां तक इसको स्ट्रेच किया था उसको और स्ट्रेच करना पड़ा, पर कितना दूरी, जहां पे इसको स्ट्रेच करके रखा था फर्दर दूरी बाय, फर्दर दूरी बाय। तो बेटे फाइनल तेरे पास, क्योंकि तेरे पास ये जो इनिशियल जो तूने लिख दिया है, या ए पॉइंट लिख दिया, क्योंकि नेचुरल लेंथ में इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी, और ये बी पॉइंट आ गया, और बी पॉइंट पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, हाफ के। अब ये कितना दूरी आ गया ये वाला, एक्स प्लस वाई। हाफ के एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ये आ गया तेरे पास। और वर्क डन किसके बराबर आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू हाफ के एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। और ये वर्क डन किसके बराबर आ गया, हाफ के वाई और 2x प्लस वाई, ये वर्क डन आ गया तेरे पास। फर्दर वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस स्प्रिंग फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। क्योंकि चेंज इन जो रहता है तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी, वो बेसिकली क्या होता है, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इज इक्वल टू, अगर स्लोली लेके जा रहे हैं तो एक्सटर्नल जो फोर्स तुमने लगाई उसका वर्क डन। ठीक है, ठीक है। ये काफी हद तक फंडामेंटल्स थे हमारे इसके पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में शेयर करता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज द, हमने क्लास में कर रखा है पहले से भी, दिस इज कॉल्ड एज द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ये चीज कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, थोड़ा सा डिटेल बताने वाला हूं, ध्यान में रखना। तुम्हारे पास कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी ब्लॉक है, जब तुम उस पर कुछ वर्क डन करते हो, फोर्स लगाते हो, ऑब्वियस सी बात है, तो उसका जो भी इनिशियल पोटेंशियल वेलोसिटी होता है, बाद में वर्क डन करने के बाद उसके कुछ ना कुछ स्पीड में चेंज आ गया। तो स्पीड का चेंज आने का कारण, when you have applied the force on this body up to distance s, is basically the work done। और वही वर्क डन ने क्या किया, स्पीड को चेंज कर दिया। वही वर्क डन ने बेसिकली क्या किया, स्पीड को चेंज कर दिया। और तुम्हें याद है क्लास में मैंने कराया था, नेट वर्क डन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज ऑलवेज लीड्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब फर्क ये था, हमने अभी तक जितने भी केसेस करे थे, हमने स्लोली में वर्ड यूज करके काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हमेशा क्या कंसिडर किया था, जीरो, है ना, इन जनरल। लेकिन लेकिन अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेट के बारे में, तो वो बेटे फाइनल माइनस इनिशियल के साथ डील करेंगे, और काफी क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। मैं यही फंडामेंटल लगाने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा एक चीज बता दूं। तुम्हें नो डाउट ये पता है नेट वर्क डन निकालते हो, पर किसका निकालते हो, फोर्सेस का। अब तुम्हें पता है फोर्सेस दो तरह की होती है, कौन कौन सी, एक होती है कंजर्वेटिव फोर्स और एक होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज बेसिकली द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पर तुम्हें यह भी पता है कंजर्वेटिव फोर्स तब आता है जब कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन तभी आता है जब वह आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर तेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आता है विद नेगेटिव साइन, और ये आगे W ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के। क्योंकि किसी भी सिस्टम में दो ही तरह की फोर्सेस हो सकती हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। उनकी टाइप्स जितनी मर्जी हो जाए, समझ गए, जैसे ग्रेविटेशन भी लग रही होगी, स्प्रिंग भी लग रहा होगा, तो ऐसे थोड़ी एक ही कंजर्वेटिव फोर्स लेनी है, वही भी कंजर्वेटिव फोर्स ले सकते हैं। जितनी कंजर्वेटिव फोर्सेस तुम्हारे पास सिस्टम में लग रही है, हर एक का अपना अपना वर्क डन होता है। तो बेटे
चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल इज वर्क डन फॉर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा एक चीज और सुन, ये याद रख, वर्क डन फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज लीड्स टू द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, decrease in the internal energy of the system. Work done for the non-conservative force minus of डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी आ गया, राइट। इस वजह से तेरे पास चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन पोटेंशियल एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये जीरो के बराबर आ गया, राइट। You may use this word also, sir. Delta K plus U internal is always zero. ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अभी के टाइम पे तो फ्रिक्शन सोर्स, जिनको आगे सोचना नहीं है कितनी नॉन कंजर्वेटिव होती है कितनी नॉन कंजर्वेटिव है, जो रिक्वायर्ड है वो तो बता दिया, जो नहीं रिक्वायर्ड है वो नहीं बताया। अभी आगे आगे पढ़ेंगे तो बताते जाएंगे, क्या दिक्कत है ना। पर अभी तो मेरा पॉइंट बिल्कुल ध्यान से सुन, जो मेरे को बताना चाहता हूँ इसमें, देख मेरी बात सुन। मान ले इफ सिस्टम, यही हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन है, ठीक है। इफ अ सिस्टम इन्वॉल्व्स ओनली only conservative forces, then obvious ही बात है बेटा, वर्क डन फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब वो इंक्लूड नहीं करेंगे। वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो गया, इसका मतलब हो गया इंटरनल एनर्जी का जो है कुछ चेंज नहीं होगा, जो चीज है वही रहेगी, पर तेरे पास डेल्टा ए प्लस यू तो जीरो आएगा। अब ये जीरो आने का मतलब तुम्हें याद होगा, डेल्टा का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ही होता है ना, डिफरेंस। तो फिर किसी का डिफरेंस जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि उसमें कोई चेंज नहीं आया। कोई चेंज नहीं आया मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है वो बेटा तेरे पास क्या है, कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है बेटा वो तेरे पास क्या है, कांस्टेंट। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का वैल्यू तेरे पास क्या है, कांस्टेंट। ये रिजल्ट आ गया। ओके, यही, इसी का नाम तो तुम ये रखते हो ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है ना, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है, देयर इज नो चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर इन्वॉल्व्ड। if only conservative forces are involved, then there is no change in kinetic, there is no change in the mechanical energy of the system। तो इस वजह से मैं प्रेफरेबली मैकेनिकल एनर्जी की नोटेशन ई रख रहा हूं, जो कि के प्लस यू के बराबर है, इक्वल ना, बराबर ना। बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या रहता है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। इसका मतलब रहता है कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं है तो तुम्हारे पास हर इंस्टेंट पे मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। अब मेरा पॉइंट ना तू ध्यान से सुन, मैं तेरे को क्वेश्चंस करने का मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, एक बार जल्दी जल्दी रिव्यू कर।
ओके, तो ये एक पॉइंट आ गया। ठीक है, अब मैं ना तुम्हें क्वेश्चंस, दो चार पांच क्वेश्चंस हैं थोड़े से एप्लीकेशन मेथड बेस्ड, उसको तुम सीखना, प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ना तुम्हें एक फंडामेंटल चीज बताने वाला हूँ। मैं जितने भी क्वेश्चंस अब ट्राई करने वाला हूँ, मैं उसमें यही वर्ड यूज करूंगा, नेट काइनेटिक एनर्जी, सॉरी नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड आई विल प्रेफरेबली राइट फाइनल माइनस इनिशियल। और मैं लिखूंगा हमेशा ऐसा, के फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस नेट वर्क डन। अब ये नेट वर्क डन जो आएगा किसका आएगा, ऑल फोर्सेस इन्वॉल्व, ऑल फोर्सेस इन्वॉल्व, और साथ में मैं वर्ड ऐड कर रहा हूं इंडिविजुअली। मतलब तुम्हें ये नहीं देखना है कि सर नेटवर्क डन निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, ऐसा नहीं देखना है। तुमने बस सिस्टम के अंदर फोर्स का बिहेवियर देखना है, फोर्स किधर को जा रहा है, उसका बिहेवियर देखना है। और उसका बिहेवियर देखने के बाद तुम्हें सिर्फ ये चीज देखनी है कि वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाला नहीं। मेरे को सिर्फ क्या करना है, अप्लाई वर्क डन का कॉन्सेप्ट। वो सबसे इजी और बेस्ट वे रहता है। पर मैं तुम्हें बताऊंगा तो दोनों ही, पर मैं प्रेफरेबली वो बताऊंगा जिससे क्वेश्चन बहुत इजीली क्लिक करता है, बहुत जल्दी जल्दी बनता है, तुम्हें भी पता है। ठीक है, रिफ्लेक्सेस भी अच्छे बन जाते हैं। अब देख मैं तुम्हें बताता हूँ कैसा। मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया, एक रिजिड ब्लॉक है जिसका मास m है और जिसका वेलोसिटी v है, जो जा रहा है इधर, और एक स्प्रिंग है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k। और यहाँ पे अपन ने कुछ ऐसा सपोर्ट दे दिया, और ये नॉर्मल लेंथ में था, एल नॉट, नॉर्मल लेंथ में था एल नॉट। अब क्वेश्चन में दिया गया जब इसकी वेलोसिटी भी है, तो कहा गया ये जैसे ही इसको हिट किया, हिट करने के बाद यहां पे आके स्टिक कर गया। तो जैसे ही बेटा ये यहां पे आके स्टिक कर गया, तो यहां पे तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी जब तक ये स्टिक नहीं किया, और ये अपनी नेचुरल लेंथ में था। पर ये अब आगे जाने की टेंडेंसी रख रहा है, और जब ये बेटा आगे जाने की टेंडेंसी रख रहा है तो क्या हो रहा है बता मेरे को, ये इसमें कंप्रेशन आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है। तो ये तेरे पास ब्लॉक यहां से यहां तक चला गया, समझ गया। मतलब यहां से ये कितना दूरी चला गया, ए दूरी चला गया, कितना दूरी चला गया, कितना दूरी चला गया, ए दूरी चला गया। तो तुम्हें बोला गया फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन, कि मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू बताओ क्या है, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन, तो मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू क्या है। अब देखो करना कैसे, वेरी सिंपल थिंग, वेरी सिंपल थिंग, करना कैसे देख। इसके पास काइनेटिक एनर्जी था, जब ये इसको पुश करा, ये अंदर तक कंप्रेस हो गया, ए दूरी तक चला गया। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, ठीक है। देख, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब ए आ गया, ठीक है बेटा। अब देख करना कैसे है, फॉर्मूला लगा जल्दी जल्दी से, सर के एफ इज इक्वल टू के आई प्लस नेटवर्क डन। अच्छा ठीक है, इसमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा फाइनल, अच्छा फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो तेरे पास क्या आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन में तेरे पास बेटे फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो रहेगा यार, ये जीरो लिख दिया तूने। अच्छा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, के का वैल्यू क्या रहेगा जो तूने अभी लिखा, हाफ एम बी स्क्वायर। पर बेटा ये जब इधर को जा रहा है, ये बेटा जब इधर को जा रहा है, तो स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन आ रहा है, तो कंप्रेशन के कारण रिस्टोरिंग फोर्स किधर आ रहा है, स्प्रिंग में इधर। पर बॉडी किधर जा रही है, इधर। तो ये वर्क डन, इसमें नेट वर्क डन आएगा। इसमें कौन कौन सी फोर्सेस हैं पहले मैं तेरे को वो थोड़ा बता दूं। एक तो स्प्रिंग वाली फोर्स है, एक नॉर्मल एक्शन है, एक एमजी है। पर नॉर्मल एक्शन और एमजी के कारण वर्क डन नहीं आ रहा, कोई क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज बॉडी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, सिर्फ स्प्रिंग के कारण हॉरिजॉन्टली जा रहा है, और फ्रिक्शन इधर है नहीं, ठीक है ना। पर इसमें हमने ये भी देखा कि ये जा तो इधर को रहा है, पर स्प्रिंग फोर्स इधर को लग रहा है।
जब स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है, ये जा आगे को जा रहा है, तो वर्क डन क्या हो रहा है स्प्रिंग का? नेगेटिव। और तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें वर्क डन यहाँ पे, नेट वर्क डन बेसिकली सिर्फ किसका आएगा? वर्क डन फॉर द स्प्रिंग। और स्प्रिंग का वर्क डन तुम्हें याद होगा, मैंने अभी करवाया था, हाफ के ए स्क्वायर के बराबर होता है, याद है? एक मिनट में स्क्रॉल अप कर देता हूँ। ये देख, आ गया ना? ये देख, ये देख, ये देख। Work done for the spring, work done kx, and you have calculated work done for a conservative force as negative of ka square. ये नेगेटिव तो इन जनरल ही था, एम राइट? लेकिन वर्क डन तो कंजर्वेटिव फोर्स का के स्क्वायर बाय 2 ही आया ना बेटा। अब ये नेगेटिव, यहां से तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को देख ले, मतलब इसकी वैल्यू को देख ले, के स्क्वायर बाय 2। अब मैं तेरे को यहाँ पे बताता हूँ कि अब मैं तेरे को यहाँ पे बताता हूँ कि ये वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए कि पॉजिटिव। अब तूने यहाँ से गैस किया, ये जा इधर रहा है पर फोर्स से लग रहा है, इट मींस हाफ के स्क्वायर की वैल्यू तेरे पास क्या आनी चाहिए? नेगेटिव। बस कहानी खत्म हो गई। अब तो जबरदस्त। हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के साथ हाफ गया, और यहाँ से ए तेरे को निकालना था बेसिकली। यही तो क्वेश्चन बोला गया ना तेरे को, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन। तेरे पास क्या वैल्यू आ गया ए का? वी स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के, दैट इज योर आंसर, ए का। ठीक है। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट दे दूं क्वेश्चन में, अगर इसका बी पार्ट बना दूं कि जितना इसमें ट्विस्ट आया, मैक्सिमम कंप्रेशन जितना आया उसका हाफ होता, तो व्हाट इज द वेलोसिटी? मतलब द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, velocity of the block when compression in the spring is a by 2, क्योंकि a था मैक्सिमम उसके हाफ पे। अब होगा क्या, मेरी बात सुन, थोड़ा सा मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूं इसमें, ठीक है? ये इधर को जा रहा है, ये ऐसे था, और ये नेचुरल लेंथ एल नॉट थी। और जो तूने अभी क्वेश्चन किया उसके अंदर तूने ये मान लिया कि इसके अंदर एक मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया, जिसकी दूरी यहां से यहां तक कितनी है? ए। अब इसके बाद तुम्हें जो बी पार्ट का क्वेश्चन दिया गया, क्योंकि ये जा तो इधर से ही रहा है, तो क्या बोला गया? ये ए का मिडल पॉइंट क्या होगा? ये वाला। ऑब्वियस से बात है बेटा, ये कंप्रेशन में तो आ चुका है, पर ये जा तो इधर को ही रहा है ना यार। और कितनी दूरी पे? ये मैक्सिमम कंप्रेशन से कितनी दूरी पे? ए बाय 2 दूरी पे। कितनी दूरी पे? ए बाय 2 दूरी पे। और यहाँ पे तुम्हारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आया और पोटेंशियल एनर्जी आया, उसका वैल्यू कैसे लेगा? फिर से वही, के इनिशियल, के फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस नेट वर्क। के फाइनल कितना तेरे को निकालना है? हाफ एम बी स्केयर, हाफ एम, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी का नाम बी डैश कर दे, इज इक्वल टू इनिशियल तो हाफ एम बी स्केयर। अब नेटवर्क डन कितना आया? प्लस, क्योंकि इसका जो कंप्रेशन तुम्हें दिया गया है वो ए बाय 2 पे दिया गया है, राइट? तो ये बन गया हाफ के ए स्क्वायर था फुल का देखना, ये नेचुरल लाइन से यहाँ तक का दूरी क्या था? ए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी क्या होगा? ए बाय 2, सीधी सी बात है। जब यहाँ पे था तो के ए स्क्वायर आया, और जब ए बाय 2 तो के कितना आया? हाफ के ए बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ से तू फिर बी डैश की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता है, इसकी बी डैश की वैल्यू क्या आई। ओके, गुड। ये हमारा एक पॉइंट था, बहुत बढ़िया वाला। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, एक और में क्वेश्चन दिया गया कि एक ब्लॉक है ऐसा, मतलब ऐसे करके, ये स्प्रिंग है, और इसके ऊपर हमने एक प्लेट रखा ऐसे, और ये मासलेस ही है।
इसका कोई मास नहीं है, और एक ब्लॉक को ऊपर रखा जिसका मास m था, और जिसको तुमने h हाइट पे रखा यहां से। और अब क्या बोला गया कि फाइंड द, है ना, मैक्सिमम कंप्रेशन, क्योंकि ये ब्लॉक आके आएगा, इसको आके हिट करेगा, हिट करने के बाद ये दोनों इकट्ठे जाएंगे। जब ये दोनों इकट्ठे जाएंगे तो ये जो प्लेट है यहां तक आ जाएगी बेटा, और इसके अंदर ये कंप्रेशन आ जाएगा, और इस लोकेशन के हिसाब से इसका ये कंप्रेशन आ गया ए। अब ये ब्लॉक यहाँ पे तेरे पास पड़ा हुआ है, और दिस इज बेसिकली द मैक्सिमम कंप्रेशन। लॉजिक समझ लग गया? फिर से सुन ले, एक प्लेट थी ना बेटा, और ये स्प्रिंग लगाया, एक ब्लॉक था जिसका मास m था, जिसको हाइट h पे रखा। जैसे ही तूने यहां से इसको ड्रॉप किया तो ये नीचे आया, जब इसे नीचे आया इसको हिट किया, हिट करने के बाद स्टिक कर गया, स्टिक करने के बाद ये नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, तो क्या हुआ? कंप्रेस। जब ये कंप्रेस हो गया तेरे पास, कंप्रेस हो गया, अब ये जब कंप्रेस हो गया बेटे, तो यहाँ पे जाके फाइनली मैक्सिमम कंप्रेशन वर्ड बोला गया, और यहाँ पे जाके फाइनली वेलोसिटी कितना आ गया तेरे पास? 0। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब हमें इस क्वेश्चन को बनाना है कि कैसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, मेरे को आइडिया फिर से दे रहा हूं। मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब ही तुम्हारे पास बॉडी वहां पे जाके रेस्ट पे रहने वाला है, मतलब काइनेटिक एनर्जी तेरे पास 100% जीरो आने वाला है। अब तू कैसे सॉल्व करेगा इसको, है ना? तुमको पता ही है कैसे करेगा, स्माइल करते करते करेगा, है ना? कैसे करेगा ये देख, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इनिशियल प्लस नेटवर्क बनाएगा। फाइनल तेरे पास 0। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बेसिकली तुम्हें पता है, जब ये h हाइट पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? mgh। ये जैसे हिट करेगा इसकी स्पीड आ गई v, और वो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां से यहां तक की आई, वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कौन सी आएगी? बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी आएगी। सही है ना? तो इस वजह से तो इसकी फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है तो उसको ऐसे लिख सकता है। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को भी ऐसे, अगर तो यहां से लिखना चाहता है कि सर मेरे को यहां से लिखना है तो यहां से लिख दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर अगर तू चाहता है कि सर नहीं, मेरे को इसको और वे में करना है, ठीक है, चल मैं एक बार फिर से तेरे को नया डायग्राम ड्रॉ करके देता हूँ, फिर से नई अप्रोच के साथ। ठीक है, नई अप्रोच बोले तो अप्रोच वही है, पर डायग्राम नया ड्रॉ करते हैं। ये स्प्रिंग था, ये बनाया, और ये ब्लॉक था जिसकी हाइट क्या थी h, जिसका मास क्या था। जैसे तूने इसको ड्रॉप किया तो ये इसको आके हिट किया, हिट करने के बाद ये नीचे को आ गया, और जब ये नीचे को आ गया, ए तक, यहां तक बोला गया कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। राइट, ये मास एम है, ये मास एम है, ठीक है। तो मास एम में, मास एम में, और वो नीचे को आ गया यार, अब इसको हिट कर गया। अब तेरे पास बेसिकली इनिशियल पोजीशन ये वाली है, और ये वाली तेरे पास क्या है? फाइनल पोजीशन। लॉजिकली क्लियर हो गया ना? और तू क्या कर, तू बोल सर मैं इसको रेफरेंस लेना चाहता हूँ सर। ठीक है, इसको मैं रेफरेंस लेना चाहता हूँ, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। अब देख मैं बोलूंगा ठीक है बेटा टेंशन ना ले, क्या दिक्कत है, ले ले रेफरेंस। फिर तू बाय एनर्जी कंजर्वेशन लगाएगा, मेरे साथ साथ कॉपी भी लिखता जाए, क्लियर होगा। एनर्जी कंजर्वेशन क्या? फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल प्लस नेट वर्क डन। अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तेरे पास यहाँ पे आके ये रेस्ट पे आ रहा है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तेरे पास 0 आ रही है। इनिशियली तुम जब इसको ड्रॉप कर रहा है तो तब भी तेरे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है? 0। पर इसमें वर्क डन आएगा। अब ये नेट वर्क डन तुम्हें बताया था मैंने, फोर्सेस के कारण होता है, और सिस्टम के अंदर तुम्हारे पास दो फोर्सेस हैं, एक कौन सा? mg, एक कौन सा? स्प्रिंग। यहाँ पे तू लिखेगा वर्क डन फॉर mg एंड वर्क डन फॉर द स्प्रिंग। अब देख, दिस इंप्लाइज ये 0, बेटा ये 0 के साथ 0 नहीं काटना, ओके?
टेंशन हो जाएगी फिर। चल ठीक है, काट देते हैं इसको, जीरो के साथ जीरो काटा, कितना आंसर आ गया, जीरो इज इक्वल टू वर्क डन फॉर एम जी प्लस वर्क डन फॉर द स्प्रिंग। अब देख करना कैसे, वर्क डन फॉर एम जी, कितना मास है एम, और बेसिकली ये एम का मोशन यहां से शुरू हुआ, यहां से यहां तक आया, है ना, कितना एच और ए नीचे, तो टोटल कितना वर्क डन किया है एम जी ने, एच प्लस ए, तो ये आ गया एम जी एच प्लस ए। अच्छा, तो वर्क डन जो तेरे पास आया बेटे स्प्रिंग का, उसने कितना वर्क डन किया, अच्छा यहां तक तो कोई वर्क डन नहीं हुआ, बिकॉज ये यहां तक तो नॉर्मल लेंथ में था। बाद में यहां से जब नीचे आया ए दूरी तक, तो क्योंकि ये आ तो नीचे रहा है, स्प्रिंग पे रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर को लग रहा है, तो स्टोरी रेस्टोरिंग फोर्स के कारण वर्क डन तो नेगेटिव आएगा। जबरदस्त, छा गया। अब ये दोनों वैल्यूज को पुट कर दे इधर, कितना आ गया, एम जी एच प्लस ए इज इक्वल टू व्हाट बेटे, हाफ के ए स्क्वायर, राइट। और यहाँ से तो फिर इसको रीअरेंज कर, वहाँ से ए का वैल्यू निकाल दे, जो भी तेरे पास इसका एक रिजल्ट आएगा। और नो डाउट तुम्हें पता लग ही रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एम जी ए माइनस एम जी एच इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। ठीक है, तो इसका यहाँ से रूट्स निकाल लेने ना, एक है, एक का वैल्यू, इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल आंसर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, एक ये टाइप बन गया हमारे पास क्वेश्चन का। अब एक और क्वेश्चन देखिए, कहते हैं हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और इसको हमने यू स्पीड के साथ फेंका, और कितनी हाइट पे है ये, एच हाइट पे है, और ये टेंशन क्या है, टी। तुम्हें बोला गया फाइंड, यहाँ पे स्पीड भी है, बोला गया फाइंड द स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ द पेंडुलम बॉब when string is at an angle theta, and also determine theta naught, theta naught find कर करो, which is the maximum deflection। मैं तुम्हें बता देता हूँ, मतलब क्या है कि यू के साथ फेंका तूने, तो किसी इंस्टेंट पे पहुंचा थीटा एंगल पे, तो बता वी की वैल्यू क्या है, पहला तो ये बोला। दूसरा पॉइंट जो थीटा नॉट बोला, उसने बोला कि पेंडुलम को जब तू बेटा वेलोसिटी दे रहा है यू, तो मैक्सिमम ये मान ले यहां तक जा सकता है, यहाँ पे जाके रुक जाएगा, तो यहाँ पे जाके इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये वाला एंगल जो वर्टिकल के साथ बना थीटा नॉट, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, और इसको भी सॉल्व करने का मेथोडोलॉजी सेम है, बिल्कुल सेम है। कैसा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें एल लेंथ तो दे ही रखी है, मास एम दे रखा है, ग्रेविटी तेरे पास लगी है, तो सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। बस वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाना भाई, ये इनिशियल आ गया यार, ये फाइनल आ गया, पहला पार्ट करते हैं। तो तुम बोलेगा सर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाते हैं, कौन सा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस नेट वर्क डन। ओके बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तेरे पास कितनी आएगी, तो बोलेगा हाफ एम बी स्क्वायर, क्योंकि हमें ये वी निकालना था। इनिशियल क्या आएगा, हाफ एम यू स्क्वायर। सर नेटवर्क डन में हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेज हैं, एक टेंशन है, दूसरा एम जी है, पर टेंशन के कारण वर्क डन क्या आएगा, जीरो। क्यों,
क्योंकि टेंशन बेटे इधर को लग रहा है, वेलोसिटी इधर को है, और कहीं पे भी जब वेलोसिटी टेंशन के परपेंडिकुलर आती है, याद है ना, डेफिनेशन क्लास में भी कराई थी, तो वर्क डन क्या आता है? जीरो। तो वर्क डन टेंशन के कारण जीरो आ गया, सिर्फ एमजी के कारण वर्क डन आएगा। अब एमजी के कारण कितना वर्क डन आया? क्योंकि एमजी तो नीचे को लग रहा है, और कितनी हाइट पे ले रहे हैं इसको, पॉइंट को, एच हाइट पे, तो वर्क डन आ गया माइनस एम जी एच। ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें याद होगा, ये मैंने तुम्हें सर्कुलर मोशन में भी ये पॉइंट करवाया था। कैसा? ये देखो कि जब ये पेंडुलम यहां से यहां तक जाएगा, एच हाइट तक जाएगा, ये एल है, ये थीटा है, ये एल है, और ये एल सी वैल्यू कितनी आ गई? एल 1 - cos थीटा। और ये वैल्यू को पुट कर देगा इधर, कितना आ गया? हाफ एम बी स्क्र, हाफ एम यू स्क्र माइनस एम जी एल 1 - cos थीटा। यहाँ से वी स्क्र का वैल्यू को निकाल देगा। ठीक है, वैल्यू पुट करके। बहुत सिंपल लॉजिक है यार, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू में सिर्फ तेरे को क्या बोलना है? जो हाफ एम बी स्क्र वाली टर्म है, जो ये वेलोसिटी तेरे पास आई रादर, इसको तू जीरो पुट करेगा। वहां से तू इसमें जो थीटा है उसका नाम तू क्या लिख देगा? थीटा नॉट, बस कहानी खत्म। ठीक है, इस वजह से मैं तुम्हें आंसर्स दे रहा हूँ। वी का जो फाइनल आंसर है वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 - cos थीटा। और जो सेकेंड पार्ट का आंसर है, वी का नाम जीरो लिख के, सारा कुछ वैल्यू को लिख के, और वी को मैं जीरो लिख के, और थीटा का नाम थीटा नॉट कर दूं, तो वहां से थीटा नॉट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2gl माइनस यू स्क्वायर बाय 2gl। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे से यूज होंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू बेटा।